नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि समय जो आपको मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है और जो 15 मिनट आपको मिलते हैं प्रारंभ में प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलते हैं। 15 मिनट में आप अच्छी तरह से अपने प्रश्न पत्र को पढ़ लें, उसके बाद में अपने क्वेश्चन को बारी-बारी से करें। अब एक बात समझने की होगी, इसमें जो प्रश्न पत्र में 2 खंड देते हैं, आ और बा खंड होते हैं और इन आ बा खंडों के उपखंड दे रखे होते हैं जो का, खा, गा में विभाजित होते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर आप 4 देखेंगे कि आ में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और जो एमआर सीट में आपको फिल करने होते हैं, लेकिन ओमार सीट हम फिल किससे करेंगे, उसके लिए आपको नीला या काला बाल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें, जेल पेन का बिल्कुल उपयोग नहीं करें। ठीक है। पॉइंट 5 में देखेंगे, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय दिए होते हैं और प्रत्येक कितने का होता है, 1 अंक का होता है। खंड बा में आपके वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं तो उनको आप डिटेल में करेंगे। ठीक है। लेकिन आज हम जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं खंड आ को हल करेंगे, जो 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के। तो प्रश्न नंबर 1 देखेंगे आप, जैसा आप देख पा रहे होंगे, 2 पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। यानी कि जो 2 पृष्ठों से घिरा हुआ हो और पारदर्शी माध्यम हो जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाएगा। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा गोली दर्पण, दूसरे में दे रखा त्रिज्या, ऑप्शन सी है गोली लेंस, ऑप्शन डी है समतल दर्पण। जैसा कि बच्चों आपको मैंने पढ़ाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जब पारदर्शी माध्यम दिया गया है, पारदर्शी माध्यम दिया गया है तो गोली दर्पण हो नहीं सकता है, समतल दर्पण हो नहीं सकता है, त्रिज्या के यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गोली लेंस। ठीक है। और इसका आंसर आप कमेंट में अवश्य दें, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर ए अवतल, नंबर बी समतल, नंबर सी उत्तल, नंबर डी सभी। अब सभी तो हो नहीं सकते, कोई एक ही दर्पण होगा। जैसा कि आपको पता होगा, हमने जब क्लास में पढ़ा रहे थे आपको, तब बताया था कि जो दंत चिकित्सक हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का तो प्रयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कोई 2f और अनंत के बीच, आपको पता होगा कि जब ऐसे हम आपको बना रहे तो यहाँ पे क्या होता है, f होता है, यहाँ पे 2f होता है, ठीक है, यहाँ पे अनंत होता है। तो यहाँ पे वस्तु रखी होगी और हमारा उत्तल लेंस है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, मानव नेत्र अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है। मतलब हम अपनी आँखों से विभिन्न दूरियों को, पास में या दूर में रखी हुई वस्तुओं को समायोजित करते हैं, फोकस करते हैं, तो क्या कारण होता है, वो हमारी समंजन क्षमता के कारण हम समायोजित कर पाते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अब ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉलम ए में दी गई राशियों का सम्मेलन कॉलम बी में एसआई मात्रकों से करना है। ठीक है। अब सभी के मात्रक हमने आपको पढ़ाए थे, तो आप इसमें से देखेंगे कि नंबर 1 में क्या दिया गया, विद्युत विभवांतर। तो विभवांतर का आपको पता है क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है। तो आप देख लेंगे पहले का चौथा, तो बी तो हमारा यूं ही कट जाएगा, सी भी कट जाएगा। ठीक है। अब बचे 2, तो दूसरा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक आपको पता है एम्पियर होता है। तो पहले का दूसरा चौथा है और दूसरे का पहला, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ये भी आपका कट गया। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, लंबाई और व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ये सवाल है, डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, 1:4 होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? या शून्य होता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी नंबर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। ये सभी बिंदुओं पर समान होता है, ना घटता है ना बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र। अब ये संरचना वही बच्चा कर पाएगा जिसको सूत्र पता होगा। हमने आपको ये नोट्स में बनवाई भी है और आपको सूत्र भी बताया था। तो इसका सूत्र होता है C6H6। अब आप सिंपल सा देख लें कि इसमें तो इतने कितने सारे H दे रखे, कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। अब इसमें भी H6 है, C6 है, C6H6 दोनों में है। लेकिन हमने बताया था कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक छोड़कर दूसरे के बीच डबल बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें दोनों में लगातार डबल बॉन्ड है, तो ये भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी, यानी कि जो एक ही श्रेणी के तत्व है उनको आपको बताना है। तो CH4 हमारा मेथेन होता है, CH4 मेथेन होता है, और CH6 एथेन होता है। तो ये एक श्रेणी का है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड में OH है और ये COOH नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 CH3OH तथा C2H5OH ये भी एक ही समूह के हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं, यानी क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे, गैंग कहेंगे, खनिज कहेंगे, धातु कहेंगे, क्या कहते हैं बताएं आप सभी, कमेंट करें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खनिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? आपको सभी के पीएच मान लिखाए थे जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी नोट्स से ना हो। इस मॉडल पेपर में सारे आपके नोट्स में सभी प्रश्न मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए में दिया गया, मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। देखिए अधिक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अधिक होगा तो यानी कि माध्यम हमारा क्षारीय होगा, और 5 पॉइंट से कम होगा तो यानी कि अम्लीय मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, तभी क्षय प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। मुंह का पीएच मान 7 तो उदासीन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अभिकथन वाले क्वेश्चन इसके बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 12, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। एकदम सही है, अभिकथन सही है। तर्क क्या दे रहे हैं? जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दोनों अभिकथन तथा तर्क सही हैं, तथा तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण सही है, गलत, क्योंकि जो अभिकथन दिया गया है उसका तर्क सही नहीं है। दोनों तो अपने में सही है, लेकिन वो उसकी व्याख्या सही नहीं करता है। बी ऑप्शन दिया गया, अभिकथन तथा तर्क दोनों सही है, परंतु अभिकथन का स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, NaOH प्लस CH3COOH एरो CH3COONA प्लस H2O। ये आपको बोर्ड ने मॉडल पेपर में गलत दे रखा है, क्योंकि ये पहले से ही संतुलित है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, है ना। या तो यहाँ पर ये चीज़ ना दे रखी होती, ये ना दे रखी होती तो आपका ठीक होता क्वेश्चन, लेकिन ये मिसप्रिंट बोर्ड गलत हो गया क्वेश्चन ये, क्योंकि पहले से ही संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, देखिए अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होता है, यानी कि जो वायु जो हम सांस लेते हैं उसका प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होता है? सबसे पहले नासा द्वार, कंठ दे दिया गया, नहीं। नासा मार्ग, नासा द्वार गलत दे दिया गया, कंठ पहले दे दिया गया, गलत हो गया। इसका होगा नासा द्वार के बाद ग्रसनी आता है, ग्रसनी के बाद कंठ आता है, कंठ के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद कूपकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कर लें, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में।
कथन पढ़ेंगे, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। सही बात है, पिता का जो क्रोमोसोम होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स वाई होता है, और उसी से ही हम बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, कारण क्या दिया गया, मानव पुरुष में एक्स और वाई एक वाई गुणसूत्र होता है, ये भी ठीक है। अब इसमें क्या है, कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और उसकी व्याख्या भी सही करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में देना है, जिससे हमें पता लग सके कि आप कौन सा आंसर सही करते हैं। ऐसे लिखें, क्वेश्चन नंबर 15 उसका ए आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 उसका डी आंसर। इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा क्या होती है। अब जैसे हमने बताया था कि विद्युत आवेग का प्रवाह सबसे पहले किधर से होता है, डेंड्राइन से। डेंड्राइन के बाद किधर जाएगा, कोशिकाकाय में, और फिर उसके बाद एक्सॉन में। तो ये गलत दिखा रखा है, ये गलत दिखा रखा है। ठीक है, हाँ, इसमें डेंड्राइन से इस तरफ है, यहाँ भी इस तरफ है, यहाँ भी इस तरफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये लास्ट में जरूर पढ़ें, जहाँ सही है सही नहीं है, यहाँ पे विद्यार्थी अक्सर कर गलती करते हैं, तो आपको ये नहीं वाला पॉइंट जरूर अच्छी तरह से पढ़ना है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपवाचय का नियमन करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता हो। ठीक है, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, हमारा ये पहला वाला ही सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में। अच्छा, इसमें जो भाग ए दिया गया है और बी दिया गया है, इनका क्रम पूछा गया है। तो जो हमारा यहाँ पे है, ये हमारा क्या होता है, प्रांकुर होता है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये बीज पत्र है, और ये लास्ट में जो दिया गया है ये हमारा मूलांकर है। तो आप देख लें, सबसे पहले प्रांकुर दिया गया होगा, ये नहीं होगा, प्रांकुर मूलांकुर गलत है। सी नंबर देखेंगे, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकर, यानी कि इसका 18 का हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले प्रांकुर फिर बीजपत्र फिर मूलांकुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है। क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। सही है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होता। भाई युग्मक होते ही नहीं तो शामिल कहाँ से होंगे। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, ये कुछ नहीं, ये तो गलत बात है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, गलत है। यानी कि ऑप्शन आपका, यानी कि एक सही है दो सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एक और दो सही है। ठीक है, इन सभी के जवाब आप कमेंट में जरूर दें। और आपको जैसा कि हम जितने भी आपको 19 करवाएं क्वेश्चन, सभी आपकी नोट्स से ही हैं। ठीक है, तो नोट्स का एनालिसिस करते रहें और रिवीजन यहाँ करते रहें आप। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि प्रथम स्तर पर कौन होता है। ठीक है, प्रथम स्तर पर हमेशा उत्पादक आते हैं, सेकेंड पर जो उत्पादक का भक्षण करता है यानी कि शाकाहारी आते हैं, और जो शाकाहारी का भक्षण करेंगे मांसाहारी, वो हमेशा किस पे आएंगे, तृतीय पे आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सभी विद्यार्थी 20 क्वेश्चन का ही कमेंट में आंसर देखें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करें, जिससे अन्य स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आने की। ठीक है, थैंक यू।